मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत सामने आई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योजनाओं पर बात करें, सोच समझकर बोलें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विवादित बयानों से बचें। मंत्री परिषद की बैठक 9 घंटे से ज्यादा चली और इसमें एक बड़ा मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया कि विवादित बयानों से बचें और सिर्फ काम पर ध्यान दें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मंत्रियों को जो नसीहत दी गई है, जो मूल मंत्र दिया है गया है चुनाव जीतने के लिए, वो अपने आप में बहुत अहम है। और मोदी के मिशन 400 की बात हो रही है। जीत के 5 मंत्र ये आपके सामने रहे। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी रैलियां करते हैं तो भी इस बात का जिक्र करते हैं। 10 साल के काम का प्रचार करें, जो सरकार का कामकाज रहा है, जो योजनाएं रही हैं उसका प्रचार करें, योजनाओं पर बोलें, विवाद पर नहीं। ये बड़ी बात है। विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को। जी हाँ, जो चौथा मंत्र दिया, बोलने में परहेज करें, सोच समझकर बोलें, ये बहुत बड़ी बात की है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो मंत्र सामने आया। और जीत के लिए जो 5वां मंत्र दिया गया, विकसित भारत 2047 और 100 दिन का रोड मैप बताएं। ये 2 बड़े एजेंडे और ऑब्जेक्टिव सामने आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र से निकलकर। और देखिए, तीसरी पारी और बड़ी तैयारी, यानी मोदी सरकार 3.0 की तैयारी के लिए जीत का मंत्र प्रधानमंथी मोदी की ओर से दिया गया। क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की प्लानिंग हुई है मंत्री परिषद की बैठक में। 5 साल की योजनाओं पर महामंथन हुआ है कि जो 5 साल की योजनाएं चल रही हैं उसको लोगों तक पहुंचाना। 2047 विकसित भारत के ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा हुई है। जी हां, इसके अलावा उम्मीद, लक्ष्य और एक्शन प्लान भी तय कर दिए गए हैं। यानी करना क्या है ये बहुत हद तक इस मीटिंग में साफ कर दिया गया है। बहुत क्लियर कट निर्देश अपने नेताओं, अपने मंत्रियों को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आज 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारी चर्चा का हिस्सा हैं। राजेश जोशी जी, स्वागत है आपका। रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुभ्रांश कुमार राय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, वो भी थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। लेकिन रामकृपाल जी, पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लंबी मैराथन मीटिंग अपने मंत्रियों के साथ, और उसमें दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो ये कि आपको 10 साल में सरकार ने काम क्या किया, योजनाएं क्या लागू की गई, उसका लोगों को फायदा कैसे मिला, ये बताना है। विवादित बयानों से बचना है, विवाद से बचना है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है आपके हिसाब से? देखिए, इतना ही नहीं कहा गया। मोदी जी ने जो कल की बैठक थी उसमें 2024 नहीं बल्कि 24 साल आगे जो सबसे बड़ी लकीर थी, जिस पर कल, जिसको कहते हैं ना, जो हेडलाइन थी वो 24 साल आगे की, यानी विकसित भारत। उस विकसित भारत में 2024 तक की प्रगति अपने आप में उसकी समीक्षा होगी कि अभी तक 10 सालों में हमने क्या किया है। लेकिन 2047 का जो लक्ष्य है रखा है, जब उसको आप क्वांटिफाई करेंगे तो आज तक कितना हासिल किया है और आगे की रणनीति क्या है। जैसे सारे मंत्रियों को उन्होंने ये भी कहा, सेक्रेटरीज को भी, कि अगले 100 दिन का आप खाका बताइए कि अगले 100 दिन में क्या करने जा रहे हैं। यानी रिजल्ट मई में आएगा, सरकार बनेगी, तो आपको इंतजार नहीं करना है, पहले से आप तैयारी रखिए। तो देखिए, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, वही पार्टी सफलता प्राप्त करती है जो पॉजिटिव नैरेटिव देती है, इतना बड़ा लक्ष्य रखती है कि जिसमें छोटे लक्ष्य समाहित हो जाएं। मोदी किसी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं और एक भी दिन काम रुकना नहीं चाहिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, समीक्षा होनी चाहिए। जी रामकृपाल जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यानी बीजेपी ने अपनी लकीर को बड़ा कर दिया है और उन्होंने काम पर फोकस किया है कि काम क्या करना है और कैसे 100 दिन का एजेंडा बनाना है, प्लानिंग क्या है चुनाव के जीतने तक या चुनाव के आगे की रणनीति जीतने के बाद की। 3.0 की सरकार भी बात हो रही है। सुभ्रांश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या इस बार बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने तो बेरोजगारी के मुद्दे पर चोट की है और कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान की क्यों एंट्री करा रहे हैं आप? देश की बात करिए ना।
चलिए, बड़ा ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान शब्द से आपने एंट्री का जिक्र किया, वरना आज के डेट में तो हमारे संस्थानों को हिंदू और मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। खैर, आते हैं रोजगार के विषय में। निधि जी, लगभग 9 करोड़ युवा ग्रेजुएट इस देश में बेरोजगार है। 9 करोड़ लगभग। जिस देश में 9 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार हो, वहां अगर 2047, 2057 और 3047 का आप रोड मैप बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का रोड मैप अब एक जुमला बन के रह गया है। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए थे, इन्होंने अपने सारे सांसदों को एक एक गांव गोद लेने के लिए कहा हुआ था। वो गोद लिए हुए गांव गोद से बाहर निकल कर नहीं आए, ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। और जिस देश का 9 करोड़ से ज्यादा लगभग युवा अगर बेरोजगार हो, उस देश में कल्पना की और भविष्य के प्लान की जो खुली आंखों से देखे जाए, उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं सुभ्रांश, आप ये बात बहुत हद तक ठीक कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी एक समस्या तो है सुभ्रांश जी, लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे थे? मीटिंग में क्या हुआ? 2047 का एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई, विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, 7% ग्रोथ को बढ़ाकर 10% करने की बात की जा रही है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये बड़ी आकांक्षाएं तो मन में होनी चाहिए, उन उम्मीदों को पूरा करने का संबल होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? समीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सपने सही दिशा में देख रहे हैं, हाँ। लेकिन हमारा वर्तमान इतना अंधकार में क्यों हो रहा है? 9 करोड़ से ज्यादा इस देश में ग्रेजुएट बेरोजगार है, उसके विषय में प्रधानमंत्री कभी बोलेंगे? आप खुशकिस्मत है समीर अब्बास की आपके पास नौकरी है, वरना फिल्म सिटी में मैं 100 से ज्यादा नाम उंगलियों पे गिरा दूंगा बेरोजगारों की। एक बार जो बेरोजगार हो जाता है उसकी जिंदगी में सुभ्रांश जी, ये तो वो बात हो गई कि आप सपने तो देखना चाहते हैं। सुभ्रांश जी, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सुभ्रांश जी, फिर ये तो वही बात हो गई कि आप सपने देखना चाहते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पर साकार नहीं करना चाहते। बात तो ग्राउंड जीरो की हो रही है कि जाएंगे किन मुद्दों को लेकर, लोग कैसे बीजेपी को, आप बोल रहे हैं बीजेपी को हराएंगे, तो उसके लिए तैयारी क्या है? बीजेपी के सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन। सिद्धार्थ जी, एक बड़ी लकीर खींच दी है बीजेपी ने और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश है, एक तरह से देखिए चुनाव जो होता है वो प्रतिस्पर्धा होता है, लेकिन आपने विपक्ष को बता दिया है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, काम को लेकर तरजीह देंगे, योजनाओं पर बात करेंगे और 100 दिन का प्लान बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि वर्तमान में इतना अंधेरा क्यों है। अरे वर्तमान तो उजाले वाला है, अंधेरा तो अतीत में था जिसको पीछे छोड़ करके आए हैं। उस अतीत के उस अंधेरे के कारण ही तो इतना समय लग गया भारत को आगे बढ़ने में। और आपके नेता को बात कहां से समझ में आएगी? जिसको एमआरपी एमएसपी का फर्क नहीं पता, मतलब वो गाड़ी पर खड़े होकर के कह रहे हैं बोतल पर जो लिखा होता है प्राइस वो होता है कि उससे कम वो नहीं बिक सकती, पानी की बोतल पे वो लिखा होता है। अरे वो एमएसपी अलग होती है, एमआरपी अलग होती है। जो 55 साल में ये नहीं समझ पाया, 20-25 साल के राजनीतिक करियर में ये नहीं समझ पाया, वो क्या देश के लिए प्लान बना लेगा, क्या देश के लिए विजन रख लेगा और क्या ही देश के लिए काम। लेकिन सिद्धार्थ जी, वो ये जरूर कहते हैं कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे देंगे अगर सरकार आई तो। मैं वही तो कह रहा हूं आपको समीर जी, जिनको पता ही नहीं मतलब क्या है एमएसपी और एमआरपी का, वो क्या ही गारंटी दे देंगे, वो क्या ही पॉलिसी बना देंगे उस पर। एक इतनी बेसिक सी बात है, आप 6th क्लास के बच्चे से जाकर पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि एमआरपी ये होता है, एमएसपी ये होता है। पर राहुल जी को नहीं पता, इसलिए तो आज तक भी वो युवा है। ये लोग कभी उनको क्या ही दिख पा रहे कि बड़े हो गए हैं, क्योंकि बातें वो बचकानी करेंगे तो कौन उनको कहेगा। पर मैं एक महत्वपूर्ण बात पे आता हूं। आज अगर देश का एक नेता, विपक्ष का एक नेता ये कह दे कि देश में पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, वो किस आधार पे कह रहे हैं? कौन सा डेटा है वो? हमारा तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे होता है उसमें तो ऐसा नहीं है। नहीं, वो यूथ के आधार पर कह रहे हैं। 2022-23 में 3.2% था और उनका तो बहुत ज्यादा था। जो वर्ल्ड बैंक का भी डेटा आया उसमें 2022 में पाकिस्तान का 5.6% था और इंडिया का 4.8% था। पर भारत को दुनिया में नीचा दिखाना इन लोगों की आदत हो चुकी है। उसके आगे बात करेंगे, लेकिन वो यूथ की बात की उन्होंने। राहुल गांधी का अगर आप बयान सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि 23% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है इंडिया में, भारत में, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 12%। है, मैं अभी आगे इस पर चर्चा करना है। राजेश जी, मैं आपके पास जल्दी से आ रही हूँ, एक छोटा सा कमेंट, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ है, राहुल गांधी पर ही फिर चर्चा करेंगे। राजेश जी, आपको क्या लगता है, अब जो यहाँ पर खाका तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है 400+ सीटों का, विपक्ष की रणनीति देखने वाली होगी कि वो कैसे इस पर कॉम्पीट करता है? नहीं, विपक्ष तो इस वक्त जो है, अगर आप तुलना करें भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से, इंडिया ब्लॉक की,
तो उनकी तैयारी कहीं सामने नजर नहीं आती है। बहुत स्पष्ट है और सबको दिखना भी चाहिए और दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, नड्डा जी की और अमित शाह की तैयारी बहुत साफ साफ नजर आती है। दूसरी बात एक उनकी सबसे महत्वपूर्ण ये है जो उनको आगे दिखाती है, वो नरेंद्र मोदी सपने देखने और दिखाने में उनकी एक्सपर्टीज है। वो कितने रियलाइज होते हैं कितने नहीं होते हैं वो बात की बात है, लेकिन जब दुनिया 2047 के भारत की तरफ देखेगी तो नरेंद्र मोदी का क्या रोड मैप है उस पर नजर जाएगी। अब 2047 में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन लोग सपने देखना शुरू कर देंगे कि 2047 में नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तो भारत विकसित देश हो जाएगा। 2022 में सबको किसानों की डबल इनकम होनी थी, सबको छत मिलनी थी, मकान मिलने थे, वो चीजें भुला दी गई हैं। 2014 में अच्छे दिन आने वाले थे, क्या अच्छे दिन आए नहीं आए, वो सब चीजें थोड़ा किनारे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी यह है कि अब उनको ये विश्वास है कि जो भी वो कहेंगे या करेंगे उसमें चुनौती उनको नहीं मिलने वाली है, चाहे वो पार्टी के भीतर हो या पार्टी के बाहर हो। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को ऐसा क्या राजेश जी इस वजह से है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में सरकार ने बहुत कुछ डिलीवर करके भी दिया है? जाहिर सी बात है 370 जो है वो सबसे बड़ा डिलीवरी, जो 370 का जो आंकड़ा दे रहे हो कि इस बार 370 बीजेपी को मिलेंगे, तो वो एक तो सिंबॉलिक मीनिंग है। ठीक है,